नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं। अखाड़ा में आज हम बात करने जा रहे हैं 27% ओबीसी आरक्षण का चिन्ह एक बार फिर से बाहर है, क्योंकि इस पर कोर्ट ने फैसला दिया है और अब इसके बाद सियासी रण भी शुरू हो गया इस पर। इसी पर आज विस्तार से करेंगे अखाड़ा में बात, खास पैनल के साथ। आरक्षण पर फिर रण। जी हां, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर फिर से बहस गर्मा गई। इस बार कांग्रेस काफी खुश है और इस वजह से भी वो श्रेय ले रही है कि उसी ने 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी इसे इनिशिएट किया था और इसी की वजह से आज कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया कि 27% आरक्षण पर रोक होनी चाहिए। ऐसा कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक पूरी कोशिश की थी इसे रोकने की, लेकिन आखिरकार उनकी नीति की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमेशा से पिछड़ों से बैर रहा है। उनकी सरकार तो कोर्ट में ठीक से दलील भी नहीं रख पाई थी, यानी बीजेपी ठीक से दलील नहीं रख पाई थी। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले इस पूरे विषय को समझ लीजिए रिपोर्ट के जरिए। अब 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। क्रेडिट लेते दिखे कमलनाथ। बीजेपी ने कहा हम पिछड़ों के साथ। आरक्षण पर सियासी जंग की फिर शुरुआत। मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका सागर की यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की ओर से दायर की गई थी। तो माननीय न्यायालय ने लंबी बहस सुनने के बाद इस याचिका को निरस्त कर दिया, एक कहते हुए कि पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कोई राइट इस याचिका को फाइल करने का नहीं था और इसमें आरक्षण या किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चुनौती दी गई है। इसलिए पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। और एक याचिका और थी जिसमें सब इंजीनियरों की भर्ती जो 27% पे हुई है उसको भी चुनौती दी गई थी, वो भी याचिका इसके साथ आज निरस्त कर दी गई है। हाईकोर्ट के फैसले पर अब राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। श्रेय लेने की राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बुधवार को कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च साल 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो 27% आरक्षण दिया था, आज उसी आरक्षण पर, कमलनाथ जी के उसी फैसले पर हाईकोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं प्रदेश के ओबीसी समुदाय को और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आरक्षण पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जो आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया था, वो फिर से ओबीसी समुदाय को मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि उनकी नीति की जीत है। कमलनाथ सरकार का फैसला सही था, लेकिन बीजेपी तो कुछ और ही कह रही है। फिर सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? और कांग्रेस की बौखलाहट तो स्वाभाविक है। पिछड़े वर्ग से जो बैर है कांग्रेस को, आज उसको उचित आरक्षण की राह प्रशस्त दिखाई देती है तो कांग्रेसियों को चिढ़ोना स्वाभाविक है। भाजपा ने पहले ही कहा था कि हम अपनी ही सरकार में पिछड़ों को जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और आज वो राह प्रशस्त होती दिख रही है तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। 27% ओबीसी आरक्षण के फैसले पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका रद्द होने के बाद अब सरकार के पाले में गेंद आ गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई में साफ कर दिया है कि प्रदेश में होल्ड पदों की सभी भर्तियों को फिर से अनहोल्ड किया जाए, यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जो कोर्ट के पूर्व में जारी फैसले के चलते होल्ड पर कर दी गई थी। 4 अगस्त साल 2023 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87/13 का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया था।
इस आदेश के बाद प्रदेश की सभी भर्तियां रोक दी गई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, जिन पर फैसला आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन है आज अखाड़ा का हिस्सा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम व्यास। इसके साथ साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रोशनी यादव। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एलन शीतल जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हुए मुझे समझना है डॉक्टर प्रेम व्यास से कि जब से हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है उसके बाद से मुखर है कांग्रेस और वो लगातार ये कह रही है कि हमारी जीत हुई है। बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई। कह रहे हैं हमारी जीत हुई और हमारी नीति की जीत हुई। डॉक्टर प्रेम व्यास। सर्वप्रथम तो बधाई हो, चूंकि एक बहुत लंबे समय से मामला पेंडिंग था और कई भर्ती और आरक्षण का लाभ जो पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा था, निश्चित रूप से उसका मार्ग आज प्रशस्त हो गया। दूसरा, टेक्निकली अगर मैं जवाब दूंगा तो विधेयक आदरणीय कमलनाथ जी ने विधेयक में जो जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने ओबीसी की जो आबादी की जानकारी थी 27%, ये पहले एक बार चेक कर ले कि विधेयक में 27% और कोर्ट में जो हलफनामा था उसमें भी 27%, और जबकि ओबीसी की वास्तविक जो जानकारी थी वो 52% थी। तो जब गलत हलफनामा गया, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, उसमें 9 जजों ने फैसला दिया था और आरक्षण की सीमा तय की गई थी। उसी फैसले को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने, चूंकि जो हलफनामा दिया गया था, चूंकि जो विधेयक पारित किया गया था उसमें 27% आबादी थी, उसके हिसाब से फॉर्मूला तय किया गया था। निश्चित रूप से सरकार को समय लगा, चीजों को अपडेशन करा और अपडेशन करके जब रखा गया। और दूसरी बात है कि हमारी मंशा पूर्व से थी, इसलिए हमने 2 साल पहले भी सर्कुलर जारी करके जिन जहां पर स्टे था उसके आंकड़ों को दुरुस्त करने के पश्चात जब उस तरह तो निश्चित रूप से दूध पानी का पानी। अब जिन लोगों के लिए चिंता का विषय है, जिन्होंने विधेयक में भी गलत जानकारी दी, उनके गलत विधेयक और गलत हलफनामे के कारण जनता को लगभग 5 साल तक पिछड़े वर्ग को इंतजार करना पड़ा। निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी उस समय जानकारी सही देते तो आज ये परिस्थितियों का निर्माण न होता, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें स्टे और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के केस को संज्ञान में लेते हुए स्टे नहीं देना पड़ता। और यूथ फॉर इक्विलेशन का जो पहले दिन जो उन्होंने याचिका दी थी वो निरस्त हो जाती। टेक्निकली रूप से डाटों को प्रस्तुत करना और राज्य सरकार के हक में फैसला आने में इसलिए निश्चित रूप से समय लगा है। ठीक है। हालांकि आरोप ये लगते रहे कि सरकार ठीक से दलील नहीं दे पाई कोर्ट में, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि हमारे साथ रामेश्वर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। रामेश्वर सिंह ठाकुर जी और सीनियर एडवोकेट हैं। मैं रामेश्वर सिंह जी, यदि ठीक हूं तो आप दलील में भी शामिल थे? रामेश्वर जी तक आवाज नहीं जा रही है और हम उनसे इस पूरे विषय को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं रोशनी जी आपका रुख कर रही हूं और आपसे ये समझना है कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो है वो ओबीसी विरोधी है। अभी तो डॉक्टर प्रेम व्यास ने स्वागत भी किया और उन्होंने कहा कि उलझाने का काम तो कांग्रेस कर रही थी, हम तो सही दिशा में आगे बढ़े हैं। रोशनी जी। जी सोनल जी, आपको नमस्कार। मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, बीजेपी की तो अब ये मजबूरी बनती है कि इनको स्वागत करना ही है, क्योंकि ये देश और प्रदेश के हित में एक निर्णय आया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट को और मेरे कांग्रेस के सरकार में रहते हुए ये निर्णय जो है प्रोसीड किया गया था, तो मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूंगी और मध्य प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। देखिए, ये जिक्र इसलिए आता है कि 2003 में आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस की जब 2003 में भी सरकार हुआ करती थी, तब 14 और इनकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है वो 52% है, लेकिन आरक्षण 14% ही जारी था। उस आरक्षण को 14% से 27% बढ़ाने के लिए ये याचिका लगाई गई थी और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो इसको प्रोसीड किया गया था और 2003 में भी किया गया था। उसके बाद आप देखिए
बिल्कुल जो है निश्चिंत होके धड़ल्ले से कुंभकर्ण की नींद में ये सो जाते हैं। इनको नजर तब नहीं आता कि वो पिछड़े समुदाय के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, उनका मसीहा बनना चाहिए, उनको जो है न्याय देना चाहिए, तो ये सो जाते हैं। और उसके बाद जब हमारी सरकार, और 2018 तक ये लगातार सरकार चलाते हैं, 2018 में जब फिर दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है और हमें केवल 1 साल से 15 महीने का समय मिलता है, उसमें कमलनाथ जी के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि 14% से आरक्षण बढ़ाकर जो है 27 किया जाना चाहिए, ताकि उनको, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक मिल सके। जिसकी बात आज आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला करके जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जाति जनगणना की भी बात क्यों कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के मुख से क्यों नहीं निकलता? इसी मध्य प्रदेश में बात होती है कि आप जाति जनगणना का जो 2011 में आपको सर्वे कराना चाहिए था, क्या आपने उसको कराया? उस गणना को आपने करवाया? लेकिन नहीं, केवल और केवल आज जब इनकी सच्चाई, इनका झूठ का पर्दाफाश जो हुआ है, वो पूरा प्रदेश भी देख रहा है। और मुझे लगता है कि ये हमेशा से, देखिए, पिछड़ा विरोधी रहे हैं, दलित विरोधी रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ कि मेरे पूरे पिछड़े समाज को, दलित समाज को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि केवल इनके वोट लेना चाहते हैं। वोट की राजनीति के अलावा इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। आज मध्य प्रदेश में युवाओं की दुर्दशा देख लीजिए। ये युवाओं के भारत और युवाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। युवा इसी मध्य प्रदेश में जब नौकरियों में भर्ती मांगते हैं और इस पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, 27% आरक्षण से 87% जो है लोगों को नौकरियों में जो होल्ड लगा है, मैं कहती हूँ कि इमीडिएट कि मुख्यमंत्री जी से बोले और उसको अनहोल्ड कर दिया जाए। तब मैं देखती हूँ कि ये कितना जो है इसका सहयोग कर रहे हैं, कितने जो है इस पक्ष में खड़े हैं, समर्थन के पक्ष में खड़े हैं। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। ये चोरी चोरी जो राजनीति बीजेपी की जो पीछे पीछे चलती है ना, इसका पर्दाफाश हो चुका है। और मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार निर्णय हुआ है और ये इनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है। इनकी अकल का थोड़ा सा ताला खुला होगा कि जब इन्होंने याचिका लगाई, पूरे षड्यंत्र रच के याचिका लगाई, लेकिन इनकी नहीं चल पाई, इनके इरादे ध्वस्त हो गए हैं, तो आगे उसका परिणाम इनको मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ रामेश्वर सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और रामेश्वर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट पहले से ही हैं। सर, मैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपसे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। रोशनी यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमें समय दे रही हैं। हमारे साथ है एलन शीतल जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर सर, यदि मैं ठीक हूँ तो आपने दलील भी दी है पक्ष में इस पूरे विषय को लेकर? जी मैडम, क्या है, इस मामलों को मैं शुरू से ही हैंडल कर रहा हूँ जी। और क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट माननीय कमलनाथ जी ने 6 तारीख को घोषणा की थी और 8 मार्च 2019 को अध्यादेश जारी करके और इसको विधिवत विधानसभा से अगस्त 2019 में पास किया गया था। और जो याचिकाएं लगाई गई, सबसे पहली याचिका आई थी ऑर्डिनेंस के खिलाफ आई थी। वो संभावना के आधार पर याचिका थी, उसमें कोई सस्पेंस नहीं था। फिर भी तत्कालीन महाधिवक्ता ने समुचित पक्ष न रखते हुए उसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक स्थगन आदेश जारी किया गया 19/3/2019 को कि जो पीजी नीट काउंसलिंग होने वाली है उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण न दिया जाए, ऐसा माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश किया गया था। और वो आदेश उस याचिका की विषय वस्तु पर ही एप्लीकेबल था। वो जजमेंट इन रेम नहीं था, जजमेंट इन पर्सोना था। लेकिन उस जजमेंट के बाद मीडिया के माध्यम से इतना प्रसारित किया गया कि ओबीसी का 27% आरक्षण हाई कोर्ट ने किया स्टे। ये हेडलाइन थी सबकी और एक पूरा परसेप्शन बन गया मध्य प्रदेश में। तो ओबीसी का 27% आरक्षण स्टे हो गया और इसको लागू नहीं किया गया। इसके बाद में जब और याचिकाएं आई जिसमें अध्यादेश के साथ साथ अधिनियम भी चैलेंज किया गया, तो जो आदेश 19/3/19 का था उसी आदेश को सारी याचिकाओं पर एक्सटेंड कर दिया गया। इसकी जब सुनवाई हुई दिसंबर 2020 में, उस समय हाईकोर्ट ने एक और अंतरिम आदेश पारित किया कि जो भी चयन प्रक्रिया है
वो नोटिफिकेशन यानी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार 27% के मान से चूंकि एडवर्टाइजमेंट से उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया की जाए, लेकिन कोर्ट की परमिशन के बिना नियुक्ति पत्र जारी न किए। कोर्ट ने आदेश किया, अंतरिम आदेश किया जी। और इसके बाद में मई 2021 में तत्कालीन सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया, एक एप्लीकेशन के साथ में, और हाई कोर्ट से मांग की गई कि हमको 27% की जगह 14% आरक्षण लागू करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कोविड पीरियड है, कर्मचारियों की कमी है और हमको भर्ती करने के लिए 27% की अनुमति देने की कृपा की जाए। ये आवेदन लिखित में है, ऑन रिकॉर्ड है। ये आवेदन दिया गया, 27 की मांगनी की सरकार ने, 14 की ही परमिशन चाहिए। माननीय हाईकोर्ट द्वारा 13/7/2021 को उस आवेदन पर आदेश किया कि चूंकि टीएससी की तरफ से भी आवेदन दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये आवेदन दिया गया था। दोनों आवेदनों पर माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस पर आदेश किया कि आपको आवेदन के अनुसार भर्ती करने की अनुमति दी जाती है। क्योंकि जिस ग्राउंड पर ओबीसी आरक्षण चैलेंज था, उसी ग्राउंड पर ईडब्ल्यूएस भी चैलेंज था, तो माननीय न्यायालय ने उसी आदेश में ये भी कहा कि जो भी नियुक्ति ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के तहत हो रही है, वो इस याचिका के निर्णयाधीन रहेंगी। यानी एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस shall be subject to final outcome of the civic petition under the head of EWS reservation। ठीक है रामेश्वर जी, मुझे संक्षेप में आंसर चाहिए इस बात का कि इस फैसले की बात करें तो अब ये सभी पदों पर 27% आरक्षण जो वो लागू करना पड़ेगा सरकार को, या ये सिर्फ विशेष कुछ पदों के लिए है? क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन जो है उसने याचिका लगाई थी, उस पर ये फैसला आया है, तो इसे किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? बहुत संक्षेप में रामेश्वर जी। मैडम, जो यूथ फॉर इक्वालिटी है, ये उसकी दूसरी याचिका थी। पहली याचिका यूथ फॉर इक्वालिटी ने 2019 में ही लगाई है और उसमें उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज किया है जी। तो जो मैंने आपको अभी तक के 13/7/2021 तक की घटना बताई, इसके आगे की घटना जानना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है सर। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में एक नया घटनाक्रम घटा। जो तत्कालीन महाधिवक्ता थे, उन्होंने एक अभिमत दिया मध्य प्रदेश शासन को 26/8/2021 को, और उस अभिमत के आधार पर जीएडी ने एक नोटिफिकेशन या गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शंस जारी किए 2/9/2021 को इस आशय का कि 3 विषयों को छोड़कर समस्त भर्तियों पर 27% आरक्षण लागू रहेगा। 3 विषय कौन कौन से थे? वो थे पीएससी द्वारा मेडिकल डॉक्टरों की भर्ती 2020, पीजी नीट काउंसलिंग 2019-20 और हाई स्कूल शिक्षक वर्ग 1 के 16 विषयों में से 5 विषय छोड़कर 11 विषयों में आपका 27% आरक्षण लागू रहेगा। इस नोटिफिकेशन को एक अलग से याचिका दायर की यूथ फॉर इक्वालिटी में। उस याचिका पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा 4/8/2023 को स्टे कर दिया। जो जीएडी का सर्कुलर था वो स्टे कर दिया। तो उस स्टे आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करना चाहिए थी, लेकिन एसएलपी महाधिवक्ता महोदय ने नहीं की। मैंने उनको लिखित में भी दिया था, क्योंकि मैं भी इस केस में स्पेशल काउंसिल था ओबीसी की ओर से। बल्कि इन्होंने एक अभिमत जारी किया जीएडी को कि जो भी भर्तियां हैं वो 13 के फार्मूले पे की जाए। 13% ओबीसी को होल्ड किया जाए, 13% सामान्य वर्ग को होल्ड किया जाए, और यदि ओबीसी का 27% एफर्म होता है तो जो होल्ड है 13% ओबीसी के, वो इसमें नियुक्ति दे दी जाएगी। और यदि ये स्टक डाउन होता है तो जनरल वर्ग और ओबीसी की लिस्ट को कंबाइंड करके और उसमें से 13% नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा उन्होंने अभिमत दे दिया और इसको भूतलक्षी प्रभाव से समस्त भर्तियों में जो 2018 से भी चल रही थी, वहां से समस्त भर्तियों पर लागू कर दिया। और आज इस अभिमत के कारण, जीएडी के सेक्शन के कारण मध्य प्रदेश के पीएससी अकेले के कम से कम 25 से 30 हजार बच्चे अफेक्टेड हैं।
और समस्त भर्तियों को मिला दिया जाए तो 40-50 हजार बच्चे इस फार्मूले से इफेक्टेड हैं। तो जब पहली सुनवाई हुई 6/12/2024 को इसी याचिका में, तो कोर्ट ने कमेंट किया, शासन को बोला, महाधिवक्ता को, कि भाई आपका कानून है, जब स्टे नहीं है तो आप इसे लागू करना क्यों नहीं चाहते। 20 तारीख को सुनवाई हुई, 20 तारीख को महाधिवक्ता ने 1 हफ्ते का समय मांगा। कोर्ट ने बोला 1 हफ्ते का नहीं, मैं आपको 4 हफ्ते का समय देते हैं। 20 जनवरी को इसकी मैं फाइनल सुनवाई करूंगा। ठीक है। 20 जनवरी को केस लिस्ट थे, लेकिन 11 बजे 13 केसों में मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल करा के स्टे करा दिया। तो मैंने कोर्ट से कहा कि इन 13 याचिकाओं को सेग्रीगेट करके बाकी 69 याचिकाओं दाखिल करा के स्टे करा दिया। तो मैंने कोर्ट से कहा कि इन 13 याचिकाओं को सेग्रीगेट करके बाकी 69 याचिकाओं में से आप इसकी सुनवाई कर लें। तो आदेश आया नहीं था, इसलिए माननीय न्यायालय ने 28 तारीख डेट लगाई और 28 तारीख कल जो हियरिंग हुई उसमें माननीय न्यायालय को यही अवगत कराया गया कि जो मूल याचिका है जिसमें आरक्षण अधिनियम चैलेंज था, पहली याचिका थी, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून ना तो हाई कोर्ट स्टे कर सकती है ना सुप्रीम कोर्ट विदाउट डिसाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ सेड लॉ। तो आज तक इस पे कोई स्टे नहीं है और जो भी भर्तियों में परेशानियां हो रही हैं वो केवल इस याचिका के कारण, यूथ फॉर इक्वलिटी के कारण हो रही। तो इस याचिका को निरस्त कर दिया जाए, ये मेंटेनेबल तो अब रास्ता खुल गया, अब रास्ता खुल गया जी। और इसमें जीएडी का इंस्ट्रक्शन चैलेंज किया है, तो कल लंबी बहस के बाद वो याचिका, हाँ जी ठीक है रामेश्वर जी। शीतल जी, मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूँ और आपसे ये समझना है कि भाई ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं ये रोशनी जी और डॉक्टर प्रेम व्यास, उनकी पार्टियां आपस में, तो अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? पूरा विषय भी रामेश्वर जी से समझा, चूंकि वो तो शुरू से इस विषय को लेकर पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। ऐसे में क्या लगता है किसको फायदा किसको नुकसान? बहुत संक्षेप में सर। पहले तो मैं रामेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विषय की जो टेक्निकल एस्पेक्ट पूरा किया और हम सबको मदद मिली। दूसरी बात हमें ही समझ लेना चाहिए और आप भी समझते हैं, सब समझते हैं कि ये राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता हैं इनकी मजबूरी होती है एक दूसरे से आरोप लगाना और एक श्रेय लेना, लेकिन अंत में लक्ष्य ये है कि इससे जो है ओबीसी है उसको फायदा हुआ। और यही सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ भी हो, जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिला, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कोर्ट को। और अंत में जो है उसको सारा क्रियान्वित हो हाई कोर्ट का वो, और ये टेक्निकल आधार पे रद्द हुआ है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। टेक्निकल आधार पर रद्द किया है, जो विधानसभा आस्पेक्ट है, विधानसभा ने जो पारित कर दिया है अधिनियम, उसको जो है कोई भी कोर्ट खारिज नहीं कर सकता। हमें बीजेपी को भी ये समझने की जरूरत है, कांग्रेस को भी ये समझने की जरूरत है, सभी को समझने की जरूरत है। इसके लिए हाई कोर्ट भी बधाई का पात्र है। नहीं तो फिर श्रेय तो कमलनाथ जी की सरकार को मिलना चाहिए क्या इसमें? जो कमलनाथ जी कह रहे हैं बार बार की श्रेय तो हमें मिलना चाहिए, इस बात का हमने इनिशिएट किया था। महाधिवक्ताएं उनकी, मैं नालायकी शब्द यूज कर रहा हूँ, ये उनकी नालायकी है कि उन्होंने ठीक से पक्ष नहीं रखा और कालम टोल की, सरकार की इससे मतलब बदनामी हुई और श्रेय तो कांग्रेस को कहीं न कहीं जाता है। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास, बहुत 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 संक्षेप में बोलेगा। मैंने आज ज्यादा समय इसलिए रामेश्वर जी को दिया है कि भाई वो आज की डिबेट के हीरो थे और वो समझना भी इतना बड़ा, जिसके लिए इतने समय से आप लोग जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे थे और कंफ्यूज थी जनता कि भाई क्या है, आरक्षण देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है, हम खुद ही समझना चाहते थे कि क्या है। आज समझ गए। डॉक्टर प्रेम व्यास, कुछ टिप्पणी करनी है जल्दी से। देखिए सोनल जी, निश्चित रूप से हम जब ईडब्ल्यूएस कांग्रेस लेके आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था क्योंकि अधूरी तैयारी थी। और अभी भी जो पूरा प्रकरण उपजा वो उस विधेयक के कारण ही था जिसपे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। चाटा मारना उसको कहते हैं कि आप 27% की जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय करी थी उसको आपने विधेयक के रूप में प्रसारित करा और उसी के खिलाफ स्टे मिला। मुझे लगता है ये टेक्निकल पॉइंट था जिस पर आदरणीय कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। और हम तो पहले से कह रहे थे कि 52% आबादी है, इसलिए 27% देना उचित है। तो उचित और अनुचित के बीच की लड़ाई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पाटा। ठीक है रोशनी जी, एक लाइन में, बस एक लाइन में। मुझे कार्यक्रम बंद करने को कहा जा रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक मौका आपको मिलना चाहिए आखिरी।
जी जो भी बात प्रेम व्यास जी कह रहे हैं, मैं ये मानती हूँ अंततः पिछड़ा वर्ग की जीत हुई। वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और आज जो है उनको भर्तियों में बहुत सारे मध्य प्रदेश के युवाओं को राहत मिलेगी। और ये लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी 2003 में और 2018 में जब 19 में सरकार आई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी की अगर मंशा भली थी तो आप इतने समय सरकार में रहे, 23 साल आज आपकी सरकार को होने वाले हैं। अगर बाकी फाइनल डिसीजन कोर्ट ने जो दिया है, कहना चाहिए कि भाई देर है पर अंधेर नहीं है, हमेशा सच की जीत होती है। इसी के साथ उन बेरोजगारों के लिए रास्ते खुल गए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। शीतल जी आपका भी शुक्रिया, रोशनी जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर प्रेम व्यास शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।